ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। उस दिन जो हम बात कर रहे थे परसों, उसमें 3 चीजें रह गई थी, उसको पहले कंटिन्यू करके फिर जो है देखते हैं आगे। तो एक था रिएक्टिविटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी। दूसरा था आइसोमेरिज्म, और लास्ट में था पॉलीमराइजेशन। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी थी जो उस दिन रह गई थी, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, अब रिएक्टिविटी की बात करें तो देखिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ज्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या तो फिर पोलर कोवेलेंट होते हैं या फिर आयनिक होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो वाटर सॉल्वेंट है वो बॉन्ड ब्रेक करके देती है, यानी ना हमें कैटलिस्ट चाहिए रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए, ना हमें एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सॉल्वेंट खुद हमें बॉन्ड तोड़ के देगी। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा एग्जांपल लें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि पहले एक लाइन लिख लें कि जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर slower than inorganic reactions। तो साथ साथ एक एग्जांपल भी कोट कर लें कि अब हमारे पास क्या चीज है हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और हम इसको HCl से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। होगा क्या, अब ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, दोनों पानी में हाईली सॉल्युबल है। ये भी 90 to 95% पानी में आयनाइज हो जाता है, ये भी 90 to 95% आयनाइज हो जाता है, ठीक है। अब पानी में बांड तोड़ के दे दिया, हमने आयनाइज करके दे दिया, अब आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे, हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड साल्ट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, H2O, और उसके साथ एनर्जी भी मिलेगी। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, न्यूट्रलाइजेशन जो भी रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, तो रिएक्शन खुद ब खुद हुआ और ये फास्ट रिएक्शन में आता है, ठीक है। लेस देन माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन चाहिए इन रिएक्शन को होने के लिए। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास मीथेन है, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं कि इसको तोड़ के हम कार्बन प्लस हाइड्रोजन लेना चाहते हैं, ठीक है, कार्बन सॉलिड हाइड्रोजन गैस। अभी खुद ब खुद तो नहीं टूटेगा, अब ना ये पानी में डिजोल्व होता है क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये जो डिकम्पोजिशन होगी, अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो 700, अब कैटलिस्ट यूज नहीं करते तो हमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए इसको तोड़ने के लिए। अब जाहिर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसको किसी बंद कंटेनर में गर्म करना शुरू करेंगे तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आने तक क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी तो उसी टाइम हो गई। इसको रिएक्ट कराने के लिए, इससे प्रोडक्ट बनाने के लिए सॉल्वेंट हेल्प नहीं करती, तो हमें बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। कहीं पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कहीं पे हम प्रेशर यूज करते हैं, कहीं पे कैटलिस्ट के साथ टेम्परेचर यूज करते हैं, फिर जाके क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, स्लोअर होते हैं। अब दूसरी बात आइसोमेरिज्म की होती है। तो आइसोमेरिज्म इज not only possible but common in organic compounds। क्यों होता है ऐसा, ठीक है, एक ही रीजन है, ड्यू टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ड्यू टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कि भाई क्या चीज है, ठीक है, क्या चीज है कि कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब अगर ऑर्बिटल एक एक्सिस पे ओवरलैप कर रही है, इस एक्सिस पे दूसरे एटम्स हैं, इस पे दूसरे हैं,
तो अगर एक एक्सेस से बॉन्ड टूट के दूसरी एक्सेस पे बना ले तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। तो ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, तो इनको आइसोमर्स कहते हैं। और ये क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू एक ही रीजन है, डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास है डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। अब आप दोनों को देखेंगे तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं? C2H6O दोनों, ये भी डाइमिथाइल ईथर भी और ये ईथर है और ये क्या है? अल्कोहल। दोनों में क्या चीज है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, बॉन्डिंग सीक्वेंस डिफरेंट है। इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर दो किस्म के होते हैं, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, तो होता क्या है? अ प्रोसेस in which large number of small molecules combine to produce large molecule, जिसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर बनता है। फॉर एग्जांपल भाई पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक बनाने के काम आता है। उसके बाद पॉली विनाइल क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सारे प्लास्टिक्स हैं। ठीक है, बेकलाइट हो गया, पर्सपेक्स हो गया। ठीक है, ये सारे प्लास्टिक्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें पाइबांड होगा वो आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। तो ये तीन चीजें रह गई थी, चले हमने इसको कर दिया। आज की जो हमारी टॉपिक है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, तो आज हम करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो हेडिंग देते हैं पहले फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए मैं इधर तीन कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर उसको हम एवेल्युएट करते हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप होता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये देखें, ये हमारे पास है जनाब एक ब्यूटेन है, ब्यूटेन। 4 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे। ये हमारे पास है ब्यूटेन, एक डबल बॉन्ड होगा। वन 120 के एंगल पे रखना था, रख लिया, चले अब इसको चेंज नहीं करते। ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब लेते हैं ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, उसके साथ O, उसके साथ H, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक है भैया, अब ये हो गया ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब इन तीनों में आपको फर्क क्या दिखाई दे रहा है? इसको थोड़ा इवेल्युएट करते हैं। इसमें देखें टोटल 2 किस्म के बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा और नॉन पोलर बॉन्ड है। उसके बाद क्या है? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा एंड नॉन पोलर बॉन्ड है। एक तो बॉन्ड नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर वैसे ही जो इनर्ट होते हैं। उसके बाद सिग्मा है, हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, इसमें फिर क्या चीज है? कार्बन कार्बन सिग्मा नॉन पोलर, ठीक है, फिर कार्बन कार्बन पाई नॉन पोलर,
फिर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा एंड नॉन पोलर। ठीक है भाई, तो इधर क्या सीन है, कार्बन कार्बन सिग्मा एंड नॉन पोलर, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा एंड नॉन पोलर। ठीक है, फिर कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बट पोलर। ठीक है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बट पोलर। ठीक है, तो देखिए आपको बॉन्डिंग में डिफरेंस दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा डिफरेंस। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों बॉन्ड हैं नॉन पोलर हैं, ये दोनों बॉन्ड क्या हैं, नॉन पोलर हैं। ठीक है, नॉन पोलर तो पानी में डिजोल्व नहीं होंगे, तो वाटर हमें हेल्प नहीं करेगा इनके बॉन्ड तोड़ने के लिए। और सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन। अब 3 जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो एक जैसे हैं, 10 जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी सारे एक जैसे हैं। तो कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो वीक हो, कमजोर हो, जो जल्दी टूट जाए, वहां पे रिएक्शन हो। तो अल्केन जो फैमिली होती है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, कोई रिएक्टिव साइट नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा इधर है, ब्यूटेन में एक जगह आपको दिखाई देगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या है, ये बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड है, तो हमें पता है कि वीक बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड जो है जल्दी टूट जाएगा। तो इसमें कोई जल्दी टूटने वाला बॉन्ड नहीं था, इसमें एक जगह है। अब यहां पे भले आप जो है 20 कार्बन और ऐड कर लें, ठीक है, तो रिएक्शन सिर्फ इस जगह पे होंगे। ये जो जगह है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है रिएक्टिव साइट, रिएक्टिव पार्ट, एक्टिव साइट, केमिकली फंक्शनल पार्ट, जहां पे रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो रिएक्शन सिर्फ इस जगह पे होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो ऐसा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट जो केमिकली फंक्शनल हो, ठीक है, जहां पे रिएक्शन हो, या जिसकी मौजूदगी की वजह से कंपाउंड में स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज असाइन हो, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इधर आए भाई, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पार्ट तो वही है जो पीछे दोनों कंपाउंड्स में था, वहां पे भी रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो ये जगह है, एक ये जगह और एक ये जगह, ठीक है, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस जगह पे रिएक्शंस होंगे, भले इस जगह पे 100 और कार्बन लगा दे, तो जिस जगह पे OH लगा होगा रिएक्शन सिर्फ उसी जगह पे होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एटम जैसे हेलोजन, अल्काइल हैलाइड में एक हेलोजन होता है, या ग्रुप ऑफ एटम, OH ग्रुप ऑफ एटम है, COH ग्रुप ऑफ एटम है, NH2 ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। तो एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ईथर में एक ऑक्सीजन होता है, पर उसको फिर अल्काइल ग्रुप से जोड़ते हैं, ठीक है। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जहां पे या जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पर्टिकुलर रिएक्शन दे, या वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम उसको स्पेसिफिक रिएक्शंस असाइन करे, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो इसको फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं, अब क्योंकि सारा रिएक्शन तो इधर ही होने, ये तो सारा इनर्ट पार्ट है, ठीक है। तो इट इज सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप बिकॉज इट इज केमिकली रिएक्टिव और एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड, के सारे रिएक्शन इधर होंगे, जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी केमिकल चेंज आएगी, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, वो इस जगह पे होगा। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो गाइस, क्लियर? ओके, एनी डाउट? कोई डाउट बेटा? नो, अल्केन डोंट हैव एक्टिव साइट। हाँ, दूसरे एक्टिव रिएजेंट आकर अल्केन से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो वो हम आगे चल के रिएक्टिव में पढ़ेंगे। बाकी अल्केन खुद में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हाईली रिएक्टिव हो। तो हम बात करते हैं किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। नो, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? तो भाई फंक्शनल ग्रुप क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एटम। एक एटम, एक एटम भाई हेलोजन हो गया। ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स कौन हो गए? OH हो गया, NH2 हो गया,
कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड इन कार्बन चेन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन को हटाया हमने, उसकी जगह पे ये एटम डबल बॉन्ड वगैरह ले आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ईच फंक्शनल ग्रुप हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो अ फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर होगा, जो क्या करेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी। तो भाई ये ग्रुप ऑफ एटम है जो अल्कोहल्स को केमिकल प्रॉपर्टीज इससे गवर्न करती हैं, तो ये असाइन करेगा कि रिएक्शन इधर होगी, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अल्कोहल में OH है, each functional group has its own characteristic, therefore all compounds जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा हम कहेंगे कि ये सेम फैमिली है। तो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा हम उनकी एक फैमिली बनाते हैं जिसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, जिसका हर मेंबर CH2 के डिफरेंस पे होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा उसको हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं, और सीरीज को क्या कहते हैं? सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इट इज सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, वही मैंने आपको बताया कि इसको फंक्शनल ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि केमिकली रिएक्टिव, एक्टिव और फंक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। तो चलें इसको आगे बढ़ते देते हैं, हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप के बाद में आते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं और व्हाट इज द और। देखिए जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, हर फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होते हैं, ठीक है। हर फंक्शनल ग्रुप के दो नाम, भाई दो नाम क्यों होंगे? एक कि फंक्शनल ग्रुप मेजर हो सकता है, ठीक है, मेजर फंक्शनल ग्रुप। एक जब वो माइनर फंक्शनल ग्रुप हो। अभी मेजर माइनर क्या सुने हैं? जब वो माइनर फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो भाई मेजर कब होगा, माइनर कब होगा? अब ये प्रायोरिटी आर्डर डिसाइड करेगा। हम कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट होते हैं प्रायोरिटी आर्डर में, ठीक है, बीच में अल्केन आते हैं, अल्केन से भी नीचे जो है आखिर में नाइट्रो ग्रुप आता है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी आर्डर है ऊपर से नीचे। अब जो फंक्शनल ग्रुप जितना ऊपर होगा तो वो मेजर होगा। मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? which is placed in highest rank या in higher rank कर ले, highest पे तो एक ही आएगा। जो इस प्रायोरिटी आर्डर में ऊपर हो, ऊपर प्रायोरिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी इंक्रीज हो रही है वाइल मूविंग फ्रॉम नाइट्रो टू अल्केन, अल्केन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर होगा वो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। जो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे कि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फिर हर फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया कि दो नाम होते हैं, एक प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स। एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स कब यूज करेंगे और सफिक्स कब यूज करेंगे? प्रीफिक्स कब यूज करेंगे? जब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? माइनर होगा। सफिक्स कब यूज होगा? जब वो क्या होगा? मेजर होगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप मेजर होगा उसकी हम यूज करेंगे सफिक्स वाला नाम, ठीक है। जो माइनर फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, वो कौन होगा? जो लो प्रायोरिटी पे हो, जो लो प्रायोरिटी पे हो उसकी क्या यूज होगी? प्रीफिक्स, ठीक है। तो दो नाम हो गए, एज अ प्रीफिक्स, एज अ सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं इसमें, इसको भी देख लेते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले लगी होती है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड का नाम आएगा, रूट वर्ड में लगेगी प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद आखिर में जाकर लगती है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इन बातों को समझते हैं। रूट वर्ड हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि कंपाउंड में कार्बन कितने हैं। आपने ये सुना होगा मीथ है, तो मीथ एक कार्बन के लिए यूज होता है, फिर ईथ है,
2 कार्बन के लिए यूज होता है इट, पेंट 5 कार्बन के लिए, हेप्ट 7 कार्बन के लिए और दिसंबर 10 कार्बन के लिए। ठीक है, 10 कार्बन के लिए, सुनिए 10 कार्बन के लिए। ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या आता है? फिर प्रीफिक्स में आता है साइड चेन यानी अल्काइल ग्रुप्स, और आते हैं माइनर फंक्शनल ग्रुप, माइनर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फिर भाई इधर क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स में कि कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, कंपाउंड में कहीं सिंगल बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन यूज होगा, अगर कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड तो इन यूज होगा रूट वर्ड के साथ, अगर कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड तो आइन यूज होगा किसके साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या यूज होगा? आइन यूज होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, नेट बन गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है? अबाउट मेजर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो जो बात याद करनी है वो क्या है? अ कंपाउंड having one functional group is called monofunctional। उसको हम क्या कहते हैं? मोनोफंक्शनल कहते हैं। मोनो कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। अ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पॉलीफंक्शनल। इज कॉल्ड पॉलीफंक्शनल। ठीक है, वेलकम बैक। आवाज कमिंग? आवाज कमिंग? ओके, सो लेट्स इधर से नेट ऑफ हो गई थी, दोबारा इधर से देखें कि रूट वर्ड हमें बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। प्रीफिक्स हमें बताती है साइड चेन के बारे में, अल्काइल ग्रुप कितने और कहां पे लगे हुए हैं, या माइनर फंक्शनल ग्रुप। तो माइनर फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसकी हम यूज करते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद आगे रूट वर्ड कि भाई क्या लगा, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन क्या लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर चेन में सिंगल बॉन्ड है तो रूट वर्ड के साथ एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, अगर फंक्शनल ग्रुप भी है तो फिर सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर कहीं पे आपको OH दिखाई देता है तो ओल होगा, COOH दिखाई देता है तो ओइक एसिड होगा, तो ये रूट वर्ड के अंदर क्या होंगे? एड होंगे। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा उसको मोनोफंक्शनल कहते हैं, और ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे उसको पॉलीफंक्शनल कहते हैं। अब एक बात ध्यान में रखनी है, व्हाट इज दैट बात? कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में मेजर फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, यानी सफिक्स एक ही यूज होगी। माइनर कितने भी हो सकते हैं। अब अगर 2 टोटल है तो एक मेजर एक माइनर, 3 टोटल हैं तो एक मेजर 2 माइनर, 4 टोटल हैं एक मेजर 3 माइनर, 5 टोटल हैं तो एक ही मेजर एक ही सफिक्स, 4 माइनर होंगे, 4 प्रीफिक्स यूज होंगे। ये बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि मेजर फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, सफिक्स आप एक ही यूज करोगे एक कंपाउंड में। ठीक है, सो इन अ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, in a polyfunctional compound only one functional group is considered as major functional group, while all other will be माइनर। इसका मतलब कि ओनली एक ही सफिक्स यूज होगी, बाकी सारे प्रीफिक्स होंगे। चलें इस बात को
समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, CH3 है, CH है, इधर हमने NH2 लगाया, फिर इधर हमने OH लगाया, इधर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया। तो कंपाउंड पहले ये बताएं कि नंबर 1 मोनोफंक्शनल है कि पॉलीफंक्शनल है। भाया मोनोफंक्शनल है कि पॉलीफंक्शनल है? पोली है, ठीक है, यस नो। दूसरी बात, ठीक है, मेजर कौन सा है? मेजर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? एक ही होगा हमेशा। कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो चौथी बात, माइनर कितने हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप माइनर हैं। कौन कौन से? एक आपका OH, दूसरा आपका NH2, ठीक है। तो जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी क्या लगेगी? सफिक्स, यानी इसका हम यूज करेंगे सफिक्स, ठीक है। और इन दोनों की माइनर की क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। तो पहले नाम हमेशा आता है प्रीफिक्स का, ठीक है। तो चलें, अगर मैं इसको और चेंज कर दूं कि मैं इधर कार्बन लगा के ऊपर मिथाइल लगा देता हूं, ठीक है। अब साइड चेन भी आ गई। तो चेन में कार्बन में कितने कार्बन है? 4। नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? नंबरिंग करोगे मेजर फंक्शनल ग्रुप से, 2 3 4। अब देखिए आर्डर क्या था कि पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, इन द एंड आएगा सेकेंडरी सफिक्स। चलिए भाई, तो भाई एक तो M फॉर मिथाइल, A फॉर अमाइनो, H फॉर हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे। पहले अमाइनो किस कार्बन में? 3 पे हम लिखेंगे 3 अमाइनो हो गया, कामा 2 हाइड्रोक्सी, H फॉर हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, M फॉर मिथाइल। करना क्या है कि नंबर और वर्ड के बीच में कामा आएगा, ठीक है, फिर नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आएगा, ठीक है। यानी 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को या प्रीफिक्स को सेपरेट करने के लिए कामा, और नंबर और वर्ड के बीच में जो है हाइफन आएगा, मिथाइल। अब ये हो गई प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स पूरी हो गई। 1 2 3 1 2 3 प्रीफिक्स हो गई। अब नाम किसका आएगा? रूट वर्ड का। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ब्यूट, ब्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगी? एन की ड्रॉप करेंगे क्योंकि आगे सेकेंडरी सफिक्स क्या होगी? ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये ओइक एसिड हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गई, ये तीनों क्या हो गए? प्रीफिक्स हो गए, ब्यूट क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है मेरा? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलें, तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि हर फंक्शनल ग्रुप के 2 नाम होते हैं, एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स। सफिक्स तब यूज होगा जब वो मेजर हाई प्रायोरिटी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से ऊपर होगा, और प्रीफिक्स तब भी होगा जब वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे होगा। तो अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। चले, तो मैंने टेबल बना के आपको भेज दिया है। तो हर फंक्शनल ग्रुप के 2 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने इसको मेमोराइज करना है। उसका फार्मूला क्या होता है? जब तक आपको याद नहीं होते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो चले, अब हम क्या करते हैं,
पहली जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, आपको कैसे पता चले कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक है? सच पर COOH, अगर कंपाउंड में COH ग्रुप मौजूद है तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। प्रीफिक्स होगी कार्बोऑक्सी, सफिक्स होगी ओइक एसिड। सफिक्स क्या होगी? ओइक एसिड होगी। एग्जांपल इथेनोइक एसिड है, ठीक है। इथेनोइक एसिड में कितने कार्बन आएंगे? दो तो आप क्या करोगे? CH3 COOH, 2 कार्बन ईथ, नो डबल बॉन्ड N, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, ठीक है। तो आराम से आप जो है, पर इतना आसान भी नहीं है सारे फंक्शनल ग्रुप को साथ में डील करना। ईस्टर प्रीफिक्स होगी क्या? क्योंकि इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप है और दूसरा अल्कोऑक्सी ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे साइड चेन हो गई, तो ये अल्कोऑक्सी ग्रुप और ये कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसकी जो प्रीफिक्स होगी अल्कोऑक्सी कार्बोनाइल, एल साइलेंट है यहाँ पे, एल लगा लेते हैं, अल्कोऑक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। ओइक इसकी सफिक्स होगी, तो इथाइल इथेनोइक, इथाइल इथेनोइक क्या होगा? इथाइल इथेनोइक, ठीक है। तो भाई इथाइल इथेनोइक क्या होगा? इधर ही अगर हम लिखें तो CH3 COO, ये हो गया इथेनोइक, इधर लगा हुआ इथाइल, तो ये हो गया आपका इथाइल इथेनोइक। सॉरी मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर लिखना था, इधर लिख लेता हूं इथाइल, ये इथेनोइक ग्रुप हो गया, इस्टर लगा हुआ, इधर लगा हुआ इथाइल, ठीक है। तो इथाइल इथेनोइक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या? एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड में क्या लगा हुआ है? एक C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल ग्रुप है, और दूसरा क्या है? हेलोजन, तो हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल इसकी प्रीफिक्स होगी। जब ये माइनर होगा, ये किसके साथ माइनर होगा? इन दो के साथ ये माइनर होगा। ऑयल हैलाइड इसकी सफिक्स होगी, ठीक है। इथेनाइल ब्रोमाइड क्या करोगे? इथेनाइल ब्रोमाइड क्या होगा? CH3 CO Br लगा दो। C डबल बॉन्ड लिख दो आपकी मर्जी, CO खाली लिख दो आपकी मर्जी। 2 कार्बन है, इथेन ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है। अमाइड वही सीन है, डबल बॉन्ड O के साथ साइड चेन और इसके साथ लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोअमाइड इसकी प्रीफिक्स होगी, अमाइड कार्बोक्सामाइड इसकी क्या होगी? सफिक्स होगी, ठीक है। इथेनमाइड भाई CH3 CO NH2, इथेनमाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? नाइट्राइल, नाइट्राइल की जो प्रीफिक्स है वो साइनो होगी और नाइट्राइल होगी, इथेनोनाइट्राइल, ठीक है। तो क्या करोगे? इथेन के साथ साइनाइड ग्रुप लगा दो, ठीक है। अल्डिहाइड, फार्माइल, अल और कार्बाल्डिहाइड पर यही यूज होता है फ्रीक्वेंटली, इसको आप भूल जाएं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, इसको हम करते हैं सेव। तो ये आप लोगों को मेमोराइज करने, याद करनी है, ठीक है। तो टोटल 16 फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमारे सिलेबस को कवर करते हैं, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं करोगे कोई बात नहीं, कुछ नहीं आएगा। कीटोन में क्या है? C डबल बॉन्ड, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप, इस साइड पे भी अल्काइल या फिनाइल कोई भी, ऑक्सिजो प्रीफिक्स है ऑन वगैरह वगैरह। अल्कोहल में OH, थायोल में RS, मर्केप्टो, थायोल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे, ठीक है। अमाइन में अमाइनो, अमाइन, इथेनमाइन, ठीक है। इथेनो अमाइन, इथेनमाइन। अल्कीन की अल्काइन से ज्यादा प्रायोरिटी होती है, अल्केन। अब ये 3 फंक्शनल ग्रुप नोट करें। ये 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनकी कोई क्या नहीं होती? सफिक्स नहीं होती। तो जिस चेन के साथ ये लगे हैं, अगर अल्केन के साथ लगे हैं तो अल्केन की एन इसकी सफिक्स होगी, अल्कीन के साथ लगे इन इसकी सफिक्स होगी, अल्काइन के साथ लगे हुए आइन इनकी जो है सफिक्स, इनकी अपनी सफिक्स नहीं होती। ये हमेशा माइनर फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होते हैं, ये तीनों ऑलवेज माइनर, ऑलवेज माइनर। अब जब ऑलवेज माइनर होंगे तो ओनली क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। इनकी अपनी हमेशा क्या होगा? अल्कोऑक्सी, ठीक है, हेलो और नाइट्रो, यही यूज होंगे। बाकी जिस चेन में लगे हुए हैं, बाकी जिस चेन में लगे हुए हैं सिर्फ वो होंगे, ठीक है। तो ये पूरा टेबल आप लोगों को क्या करना है? मेमोराइज करना है, ठीक है, पढ़ना है। कल हम इसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे।
कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एनी प्रॉब्लम गाइस? इफ नो प्रॉब्लम देन लीव द क्लास, कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? थोड़ा ज्यादा आपको आना चाहिए। नो ट्रिक फॉर दिस, भाई आप लोगों को ये तो रटा लगाना है, इसमें ट्रिक क्या होगी? जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम ही याद नहीं है, उसकी प्रीफिक्स सफिक्स याद नहीं है, तो ट्रिक क्या करोगे? नो ट्रिक, ठीक है? जस्ट सिंपल मेमोराइजेशन, याद करना पड़ेगा। पिक्स भी आपको मोकल देता हूं। चलें भाया, इसको सेव करते हैं, उसके बाद इसको भी सेव करते हैं, और उसके बाद और टेस्ट में याद रखना कि पीएमडीसी सिलेबस से पूरा जो सिलेबस हमने किया उसमें से 63 होगी। डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट कि पूरे सिलेबस में टेस्ट होगी। जो इसने 2 किया है, जो सैटरडे पे जो भी काम होगा वो आएगा, टिल सैटरडे जो भी काम होगा वो आएगा।